साहित्य संबंधी जो आपका यूनिट 5 है वो हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है। आज हम बात करने वाले हैं अज्ञे जी की रचना कलगी बाजरे की। इससे पहले हमने जो चर्चा की थी, जो रचना था यह दीप अकेला, तो यह दीप अकेला के माध्यम से कैसे वो जो है व्यष्टि में समष्टि की बात करते हैं अज्ञे जी, उसी प्रयोग धर्मिता को निर्वहन करते हुए यहाँ पे जो कलगी बाजरे की है उनके द्वारा जो ये रचना है सन 1949 में जो कविता है, ये बाद में संकलित होकर 1949 में ही हरी घास पर चढ़ काव्य संग्रह में संकलित होकर हमारे समक्ष आता है। ये काव्य संग्रह हरी घास पर चढ़ जिसमें कलगी बाजरे की रचना जो है संकलित है। इसके माध्यम से, क्योंकि अज्ञे जी एक प्रयोगधर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं और वो नवीन उपमानों की बात करते हैं कि जो पारंपरिक उपमान है जो समय के साथ फीके पड़ गए हैं, हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उन पारंपरिक जो उपमान है उनको छोड़ देना चाहिए। तो मूल जो संदेश है वो अलग अलग प्रतिमान जो है अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से जो है अपनी प्रेमाभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जो भी शब्दों का चयन किया है वो इसमें यानी इस रचना में हमें दिखता है। तो यहाँ पे जैसे उनकी कुछ पंक्तियां हैं उनको हम पहले पढ़ के आपको बताते हैं, जिनसे इस कविता का मूल जो सार है वो आप समझ पाएंगे। कलगी बाजरे की कविता जो है इसमें वो कहते हैं कि हरी विछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या सरद के भोर की निहार न्यायिक हुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं और देवता इन प्रतीकों को कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। हमने ये कहा था आपसे कि तार सप्तक का जो दौर है 1943 के बाद जो कवि हिंदी साहित्य जगत में आते हैं वो सिर्फ छायावाद, रोमानियत, सौंदर्य की बात नहीं करते, सिर्फ कल्पना की बात नहीं करते, वो यथार्थ भावभूमि पे उतरते हैं और समय के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, जिसमें अज्ञे जी जहाँ कहीं पे वो बहुत ही गंभीर विषयों को उठाते हैं, चाहे असाध्य वीणा मौन की अभिव्यक्ति के बारे में हो या यह दीप अकेला के माध्यम से व्यष्टि से समष्टि में मिलने की बात हो, तो यहाँ पे जो इनका कलगी बाजरे की है जो रचना है, जो पारंपरिक उपमानों को एक तरीके से नवीन उपमानों के साथ प्रतिस्थापित करने की बात करता है। हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें जो है अज्ञे जी कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि एक प्रयोगधर्मी कवि है तो अपनी लेखकी जो उनकी गति है वो इसी रूप में देंगे। तो काव्य के क्षेत्र में सर्वथा वो नए प्रतीक और उपमान के संधान और प्रयोग पर बल देते हैं कि लोगों को नवीन प्रतिमानों का उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे चीजें हैं जो पुराने हो गए हैं, बहुत ही पारंपरिक हो गए हैं, जैसे हम प्रेमाभिव्यक्ति के लिए कभी भी उपमा देते हैं कि वो तारों जैसी सुंदर या चंद्रमा जैसे हैं या चांद जैसा है। ये सारे जितने भी उपमान अपनी प्रेमाभिव्यक्ति में लोग देते हैं वो कहीं ना कहीं पारंपरिक उपमान है, वो पुराने उपमान है। हमें जो है नवीन उपमानों के प्रयोग के संधान पर वो बल देते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में, जैसे हमने जो पंक्ति आपको बताया पढ़ के, वो इसकी कविता की पहली पंक्तियों में आता है। प्रस्तुत पंक्तियों में वो कहते हैं कि अपनी प्रेमिका की प्रेमाभिव्यक्ति के लिए जो एक कवि जो है अपने जो उपमान प्रयोग में करता है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तुलना तारा, कुमुदनी या चंपे की कली जैसे पुराने या पारंपरिक प्रतिमान से नहीं करना चाहता। मैं इसकी कल्पना करता हूँ कि जो तुम्हारी सौंदर्य है वो सौंदर्य बिल्कुल हरी बिछली घास के समान है। जो हरी बिछली घास में जो सौंदर्य विद्यमान है वही तुम्हारी लालिमा, तुम्हारी कांति युक्त सौंदर्य अभी मुझे प्रत्यक्षता दिखाई दे रहा है। और बाजरे की कली जैसे वो छरहरी है, खेतों में आपने बाजरे की कली देखी होगी लहलाती, पूरे खेत में एक अपना उसका सौंदर्य है, अपना वो चमक है। तो क्योंकि प्रकृति के बहुत सन्निकट है ये कवि, तो बिल्कुल वही चीज वो देखता है कि इतने पास होते हुए अगर हमारे पास इतना प्रकृति की सौंदर्य चारों तरफ विद्यमान है तो क्यों ना हम उसके इतने करीब होकर उसके सौंदर्य को अपनी प्रेयसी के साथ साझा करें। और वाकई में इस पे दृष्टि सामान्यता लोगों की नहीं जाती, ये कवि की दृष्टि हो सकती है।
वो आगे कहते हैं, उनके अनुसार जो घास और बाजरा प्रेयसी की सुंदरता से वो ज़्यादा वो करीब से अगर वो देख पाएँ तो उसे देखते हैं। ये दोनों उनको शहरी लोगों के लिए जूही के फूलों से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं। ये आपने बिल्कुल देखा होगा, कुकुरमुत्ता जो निराला जी की कविता है, तो कुकुरमुत्ता में भी उस कुकुरमुत्ता ने किस तरीके से कहा कि कैसे जो शहरी मध्यजीवी शहरी जो पूंजीपति वर्ग है, वो गुलाब की खुशबू से वो कितना ज़्यादा अपने आप को आनंदायित फील करता है। वो कभी कुकुरमुत्ता की ऐसी सुगंध की बातें ऐसे नहीं करता। कुकुरमुत्ता अपने अस्तित्व को बताता है कि मेरा खुद का अस्तित्व क्या है, मैं खंडहर में भी रह लूँ, मेरे पे धूप वर्षा जो भी पड़े, मतलब मैं इतना सुकुमार या कोमल नहीं हूँ कि किसी भी चीज़ के आघात से मैं ऐसे ही मुरझा जाऊँ। लेकिन तुम तो सुकोमल हो, तुम तो रईस लोगों के पास रहते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे कवि ने कहा कि हम सुंदरता का, सौंदर्य का प्रतिमान क्यों बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से करें, क्यों हमारे पास जो रियल में जो यथार्थ दुनिया में वास्तविक हमारे आसपास है, हम क्यों ना उन उपमानों का चुनाव करें, उससे अपने सौंदर्य की तुलना करें। ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं इनके बारे में, जो इन्होंने सौंदर्य की इस तरीके से कल्पना के रूप के साकार रूप में देखने की बात कही है। वो अपनी प्रेयसी से ये भी कहते हैं, मुझे पता है कि अगर मैं इस तरीके से तुम्हारी बड़ाई नहीं करता तो तुम इससे नाराज हो सकती हो। तो ये मैं कहते हैं कि यदि मैं लालिमा से भरपूर शाम का आकाश में चमकने वाली तुमको तारिका नहीं कहता, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे हृदय में प्रेम की गहराई नहीं है, भावना या संवेदना से मैं शून्य हूँ। वो अपने को बिल्कुल ये भी क्लियर करते हैं कि मैं भाव या संवेदना से शून्य नहीं हूँ, तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम में किसी प्रकार की कोई मलिनता या दुर्भावना नहीं है। बस बात ये है समझने की कि ये जो उपमान लोग अपनाते हैं ये पारंपरिक उपमान है, और आज तो इन सब से देवता भी कूच कर गए हैं, इन उपमानों से वो भी दूर चले गए हैं। तो हम इन उपमानों का क्यों प्रयोग करें, और इनकी जो अंतर्निहित शक्ति है वो काफ़ी हद तक फीकी पड़ चुकी है। यानी परिवर्तित समय में इनमें अर्थ की अभिव्यक्ति कमजोर तरीके से, असफल ढंग से ही हो पाती है, उसमें हम अपने प्रेम की प्रेमाभिव्यक्ति उस रूप में नहीं कर पाते हैं। उनका उपयोग बार बार लोगों ने किया है, और एक बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे आपने बर्तन बार बार आप घिसते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बर्तन में चमक आप शुरुआत में देखते हैं, जितनी बार आप घिसते हैं तो वो जो मुलम्मा उसका छूट जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे एक समय आता है बासन को अधिक घिसने से वो पुराना पड़ जाता है, उसकी चमक बेहद फीकी पड़ जाती है, बिना कलई का बर्तन निष्प्रभ हो जाता है। ठीक वैसी ही स्थिति पुरानी यानी पारंपरिक जो उपमान है उसकी है, वो भी पुराने, झूठे, बासी और प्रभावहीन हो गए हैं। इसके विपरीत मैं नए उपमानों से तुम्हारे सौंदर्य को एक तरीके से अगर तुलना भी करता हूँ तो नए उपमानों से तुम्हारी कांति को देखना चाहता हूँ, उसकी चमक को। तो ये अपने आप में जो प्रयोगधर्मी कवि हैं अपनी कविता में ये नए नए प्रतिमानों के माध्यम से जो है हम सभी को चित परिचित कराते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को अपने आसपास देखने की ज़रूरत है। तो पूरे ही कविता में आपको कुछ कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही सामान्य कविता है, लेकिन हाँ इनकी गूढ़ बातें हैं कि आपकी सूक्ष्म दृष्टि एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कहाँ तक पहुँचता है, क्या आप अपने आसपास के सौंदर्य को इस रूप में देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। बाकी ये किस काव्य संकलन में, कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, किस सन में आया, और अगर आप अज्ञे जी को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए हम इसका वाचन करते हैं। कलगी बाजरे की हरी बिछली घास, डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नबकी अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार न्यायी कोई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उतला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये कलगी बाजरे जो कि पंक्तियों में देखें तो प्रयोगधर्मी कवि अज्ञे की कलगी बाजार शीर्षक से अवतरित है, और इसमें हम देख रहे हैं कि कवि हरी घास पर क्षण भर जो उनके द्वारा कविता संग्रह है जिसमें ये संकलित है, इसमें इन्होंने प्रतीक और उपमानों के संदर्भ में बात की है कि कैसे जो पुरातन या पारंपरिक जो उपमान है समय के साथ उनको हमें नवीन से प्रतिस्थापित करना चाहिए। तो अपनी प्रेमाभिव्यक्ति के लिए जो उन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है कि कैसे जो है
कलगी बाजरे की, जिसमें समानता लोगों का ध्यान नहीं जाता है। यानी जो पुराने और पारंपरिक उपमान है, जैसे हम प्रेमाभिव्यक्ति करते हैं किसी से तो वही पुराने संदर्भों का तुलना करते हैं। यानी कभी भी आपने कहा कि चांद सा मुंह या चंपे की कली या तारों जैसी, आगे जी कहते हैं ये सब तो बहुत ही पुराने और पारंपरिक उपमान है और ये अपनी महत्ता और अर्थवत्ता समय के साथ खो चुके हैं। तो युग संदर्भ में उनकी व्यापकता भी देखें तो संकुचित हो गया है। इसलिए जब भी हम अपनी प्रेयसी की तुलना करेंगे तो उन पुराने उपमानों के बदले कलगी बाजरे की या हरी बिछली घास से करते हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ से पता चलता है कि वो प्रकृति के बहुत नजदीक है। उन उपमानों का यहाँ पे आगे जी प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि इससे कवि को अपना प्रेम कहीं अधिक व्यापक प्रतीत होता है जब वो इन संदर्भों का जो नैसर्गिक सौंदर्य है उनका अगर अपने शब्दों में इस्तेमाल करता है। यानी प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदनी अथवा चंपे की कली इन सब से ना करके, इन पुरातन या पारंपरिक जो उपमान है उनसे ना करके, उन उपमानों को छोड़कर वो चिकनी हरी घास, हरी बिछली घास यानी जो चिकनी है हरी घास और बाजरे की कली से करता है। उसके अनुसार हरी घास और बाजरा प्रेयसी की सुंदरता को बहुत ही ज्यादा वो निकट है, वो बहुत अच्छे से उस चीज के उसके सौंदर्य को व्याख्यायित कर सकता है। देखिए ये दोनों शहरी लोगों के लिए जैसे जूही की कली, गुलाब के फूल, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपने कृषक समाज में देखा, ग्रामीण परिवेश में जो वहां का नैसर्गिक सौंदर्य वो अपने आप में अद्भुत होता है, उसकी तुलना हम कृत्रिमता से नहीं कर सकते। बिल्कुल वही कहने का मतलब है अज्ञे जी का। कवि इन दोनों की सादगी भरी शोभा से इतने प्रभावित हैं कि वो इसके माध्यम से सारी सृष्टि को अपने निकट महसूस करते हैं। वह प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें लालिमा से भरपूर शाम को आकाश में चमकने वाली अकेली तारिका नहीं कहता अथवा शरद ऋतु के भोर की कोहरे से ढकी कुमुदनी नहीं कहता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरे हृदय में प्रेम की गहराई नहीं है या भावना या मैं संवेदना शून्य हो। यानी अगर मैं अकेली तारिका नहीं कहता या शरद के भोर की न्यायिक हुई नहीं कहता या टटकी कले चंपे की वगैरह नहीं कहता तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है। यानी यहाँ पे जो कवि है उनका यही कहने का मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा जो प्रेम है उसकी गहराई नहीं है या भावना या संवेदना से वो शून्य है। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम में किसी प्रकार की कोई मलिनता या दुर्भावना नहीं है, बल्कि इस कारण कि यह सदियों से प्रचलित या पारंपरिक उपमान बेहद पुराने हो चुके हैं, बासी हो गए हैं। और यहाँ तक भी वो कहते हैं कि देवता जो है इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। यानी जो ये आप प्रतीक या प्रतिमान यानी जो भी उपमान प्रयोग करते हो इनसे तो अब देवता भी कूच कर चुके हैं। इनकी अंतर्निहित शक्ति भी फीकी पड़ चुकी है। परिवर्तित समय में इनसे अर्थ की अभिव्यक्ति भी कमजोर तरीके से अगर देखा जाए तो असफल ही रही है। तो ये घिसे पिटे उपमान को मैं बराबर यूज नहीं करना चाहता है, वो कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहता है, बल्कि वो कहता है कि ये जो झूठे बासी प्रभावहीन उपमान है इसके बजाय हम क्यों ना नवीन उपमानों का प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रयोग धर्मी कवि अपनी कविता में जो नए नए प्रतीक है उपमान का प्रयोग करना है उसके माध्यम से यहाँ पे उन उपमानों का प्रयोग करते हैं। आगे वो कहते हैं कि मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट, हो इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध से, किसी प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, आज हम शहरातियों को। यानी यहाँ तक अगर आप देखें तो पहले ये कहते हैं कि कवि ने अनचूहे और सर्वथा जो नवीन उपमान है उनका प्रयोग करते हुए पुराने और पारंपरिक उपमानों की तुलना में कभी जो नए एक अर्थ व्यंजक उद्देश्य धर्मी उपमान का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि तुमको सुनने में हो सकता है ये अटपटा लगे जो वो अपनी प्रेयसी से कहते हैं, लेकिन उद्देश्य की सिद्धि में देखा जाए तो ये जो हम जिस तरीके से अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, जिन प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। इसलिए कभी अपनी प्रियतमा से कहता है कि क्या इन नए उपमानों के प्रयोग से तुम्हारे रूप और सौंदर्य का जो बखान हम कर रहे हैं क्या वो चीजें जो है तुम्हें कमतर मालूम पड़ती है। मेरे लिए तो तुम्हारा जो नैसर्गिक सौंदर्य है इन प्रतीक उपमानों के बहुत ज्यादा निकट जान पड़ता है। इसलिए इन नवीन और ताजे तट के उपमानों से तुम्हें उपमानित करके नहीं, एक तरीके से तुम्हें उपमा देके मैं बहुत ही सहज भाव से अपने हृदय की अतल गहराई से तुम्हारे प्रेम से अभिभूत हूँ। बहुत ही जुड़ाव के साथ तुमसे ये कह रहा हूँ कि हरी बिछली घास हो, अर्थात जिस प्रकार की फिसलन, चिकनाई और हरियाली हरी घास में होती है उसी तरह तुम्हारे रूप लावण्य की सुगढ़ देह का इससे अच्छा उपमान नहीं हो सकता।
आगे वो कहते हैं कि आज इन सहारातियों की पालतू मालंच पर शौरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। यह शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ और खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। तो यहाँ पे इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जो है कवि आगे ने नए उपमानों के महत्व और औचित्य पर भी बराबर प्रकाश डाला है कि अगर मैं हरी बिजली घास बिल्कुल नए उपमान का प्रयोग कर रहा हूँ तुमसे अपने प्रेमाभिव्यक्ति के लिए, तो यह जो उपमान है नारी की कोमलता, सहजता और ताजगी के एहसास को ही व्यक्त करता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शुष्कतापन हो, अपितु एक आर्द्रता है, एक नमी है, एक सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य है जिसको हम नैसर्गिक सौंदर्य कहेंगे। इसमें कोई भी चीज कृत्रिमता नहीं है। तो सौंदर्य की व्यापकता को भी कभी यहाँ पे दिखाता है और इन पंक्तियों में कभी घास और बाजरे को शहरी सभ्यता और पूरी सृष्टि से जोड़कर देखता है कि हम अपने आसपास की जो नैसर्गिक सौंदर्य है क्यों हम उससे किसी चीज की तुलना नहीं कर सकते, क्यों उसकी अर्थवत्ता से लोगों को परिचित नहीं करा सकते। तो यहाँ पे शहर में रहने वालों के लिए अपने घरेलू बगीचे में जो सांस सवार कर उगाए गए जूही के फूल हैं, उनके ऐश्वर्य, सच्चाई, औदार और सृष्टि के विस्तार का बोध नहीं उनको होता। वो चीज अब हरी बिछली घास अथवा शरद ऋतु की जो संध्या बेला में आकाश की शून्य पीठिका पर लहलाते बाजरे की कलगी में है, वो भाव अपने आप में ही बिल्कुल अलग है। यानी ये चिकनी घास शहर में रहने वालों के लिए संसार की विशालता, समृद्धि और विस्तार का प्रतीक है। शहर के निवासी के अनुसार जूही के फूल घास और बाजरे की कलगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वे इसी से दुनिया की विशालता को समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन हरी घास और बाजरे की कलगी जो कि लोक जीवन और लोक संस्कृति के अंग है, इनसे आमतौर पर शहरी जनजीवन बहुत दूर है। तो कवि ने इन्हीं पंक्तियों में इनके माध्यम से उन संपूर्ण सृष्टि से जोड़ने की बात कही कि संपूर्णता से जुड़ो। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब जब मैं इन्हें देखता हूँ तो संपूर्ण सृष्टि का विस्तार मानो सघन हो उठता है। विशाल पृथ्वी सिमटी हुई सी लगती है। ये इसलिए है कि कवि को समूचा संसार उसके आसपास महसूस होने लगता है। वो अपने जो इनकी कविता है दीप अकेला में भी वो अकेले दीप की बात नहीं करते बल्कि उसको समष्टि में रहने की बात करते, उसको पंक्ति में लगाने की बात करते। मनुष्य को भी वो अकेले नहीं रहने की बात करते बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से संपूर्णता में जुड़ने की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह भाव विवल होकर संपूर्ण सृष्टि के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। यह सच है कि शब्द भावों की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है जो सुनने वाले पर जादू सा असर करता है, परंतु मौन की अभिव्यंजना मुखर ना होकर भी अधिक गहनता से भावों को संप्रेषित करती है। कभी अंतिम पंक्तियों में यह सवाल पूछता है कि क्या उसके एकांत और स्थिर समर्पण का कोई मोल नहीं है? यह समर्पण प्रेमिका के प्रति हो सकता है तो प्रकृति और सृष्टि के संदर्भ में भी हो सकता है। तो कवि की दृष्टि में शब्दों की कृत्रिम जादू से समर्पण कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो कवि आगे की इस कविता में आपको पारंपरिक प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों के विरोध के साथ साथ नए उपमानों के प्रति जो लोगों से आग्रह है वो दिखता है, नए उपमानों के प्रयोग के बारे में, और साथ ही उसकी एकरसता को त्याग कर कुछ नयापन लाने के प्रयास का भी जो है एक जो प्रयास इनका सार्थक वो दिखता है। इस कविता में कवि की प्रेम चेतना और जीवन दृष्टि का भी काव्यिक समावेश हुआ है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अज्ञे जी ने नैसर्गिक सौंदर्य से लोगों को चित परिचित कराने का पूरा प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कलगी बाजरे कविता बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिएगा। आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा बराबर अपडेट के लिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बराबर जो है सूचना के लिए आप जरूर टेलीग्राम से अपडेट हो जाएं।